एक सबसे महत्वपूर्ण जो आपको अध्ययन करना है वह है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास से 100 अंकों में 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न तो छोटे बड़े कई स्तर पर पूछे जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उसका संपूर्ण अध्ययन आवश्यक है। संपूर्ण अध्ययन के लिए आपकी जो भी निर्धारित पुस्तक है उसके भूमिका भाग में वो तमाम सामग्री दी हुई है, लेकिन हमने एक चार्ट बनाया है। मोटे तौर पर इसको कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का ये प्रारंभिक ढांचा है, जिसको देखने से आपको लाभ होगा। और दिमाग में इतनी बात अगर पड़ी रहे तो उससे आपको बहुत लाभ होगा। विस्तृत अध्ययन के लिए वो आपकी पुस्तक है और हम उसका विस्तृत अध्ययन बाद में कराएंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास काव्य और गद्य 2 रूपों में होता है। काव्य का इतिहास गद्य की अपेक्षा अधिक प्राचीन है। गद्य का इतिहास तो बहुत नवीन है, आज के 200-250 वर्ष पूर्व ही से यह आरंभ हुआ। लेकिन काव्य की जहाँ तक बात है, जैसा कि हमने सारणी में दिखाया है, काल विभाजन आदिकाल, यानी हिंदी साहित्य के पूरे इतिहास को 4 काल खंडों में बांटा जाता है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल का आरंभ वैसे तो ईस्वी सन 1000 से माना जाता है, लेकिन हिंदी का प्राचीन स्वरूप अपभ्रंश को स्वीकार करने पर कि अपभ्रंश से ही यह प्रस्फुटित हुई, धीरे धीरे विकसित हुई, तब वो देवसेन के श्रावकाचार पर पहुंचने पर इसको सन 750 से मान लिया जाता है। इसके विषय में तमाम विद्वानों और इतिहासकारों में कोई एक मत नहीं है कि इन चारों कालों का एक तो नाम भी कुछ अंतर करके लोगों ने नामकरण भी किया है, लेकिन सर्वमान्य नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से ही माना गया है। तो आदिकाल को 750 से 1350 तक, या अगर अपभ्रंश को उसमें से निकाल दिया जाए तो ईस्वी सन 1000 से 1350 के मध्य माना जाता है। सरहपा को लेने पर 750 से 1350, और देवसेन से अगर माना जाए तो 1000 से 1350 के मध्य माना जाता है। दूसरा काल भक्ति काल है। भक्ति काल को 1350 से 1650 के मध्य माना जाता है। रीतिकाल तीसरा कालखंड है, जिसको 1650 से 1850 के मध्य माना जाता है। चौथे कालखंड को इसका नाम आधुनिक काल माना गया। ये 1850 से 1900 नहीं बल्कि 1850 से अब तक 1900 वाला कालखंड ये भारतीय युग के नाम से है, उसका उप कालखंड है। 1850 से अब तक का ये कालखंड आधुनिक काल के नाम से माना जाता है। अब उसको अलग अलग देखेंगे। आदिकालीन साहित्य 5 वर्गों में प्राप्त होता है, मानो वो 5 प्रकार से उसका वर्गीकरण किया गया है। उसमें जो साहित्य है, कुछ तो बौद्ध साहित्य है जिसको सिद्ध साहित्य भी कहते हैं, इसके प्रसिद्ध कवि सरहपा थे। दूसरा जैन साहित्य है, इसको रास साहित्य भी कहते हैं, इसके प्रमुख कवि देवसेन थे। तीसरा नाथ साहित्य है, जिसके प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ थे। चौथा रासो साहित्य है, जिसमें तमाम तरह के रासो ग्रंथ हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, ये तमाम रचनाएं हैं। इसके प्रमुख कवि चंद्रवरदायी हैं। और 5वें तरह की रचना उसमें मिलती है लौकिक साहित्य, इसको कहते हैं। कुशल राय वाचक का ढोला मारूरा दुहा, ये उनकी रचना है। अब वो दूसरा काल आता है भक्ति काल। भक्ति काल नाम इसलिए पड़ा कि इस कालखंड में जितनी भी रचनाएं मिलती हैं, सब में ईश्वर भक्ति को केंद्र में रखकर रचनाएं की गई हैं। सारे कवि भक्त थे, भक्तिपूर्ण रचनाएं उन्होंने की। और ये 1350 से 1650 तक के बीच इस तरह की प्रवृत्ति चलती रही। इसके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका नाम भक्ति काल रख दिया। भक्ति काल में भी बाद में 2 तरह की धाराएं हो गईं, 2 तरह के लोग हो गए। जो ईश्वर को, कुछ ऐसे लोग थे जो निर्गुण मानते थे, कुछ उसका सगुण रूप मानते थे।
ईश्वर का निर्गुण निराकार रूप मान करके रचना करने वालों को निर्गुण धारा का कवि कहा गया, और जो ईश्वर के सगुण साकार रूप को मानकर रचना करते थे उनको सगुण धारा का कवि कहा गया। कालांतर में निर्गुण धारा में भी दो मत हो गए। कुछ का मानना था कि वह निर्गुण ईश्वर ज्ञान और गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है, इसलिए उनको ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि कहा गया, जिसके प्रमुख थे कबीरदास जी। उसी निर्गुण धारा में कुछ जायसी जैसे लोगों का मानना था कि वह ईश्वर ज्ञान और गुरु से नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति से प्राप्त होता है, इसलिए वो प्रेमाश्रयी शाखा कही गई। सगुण धारा में भी दो मत थे। कृष्ण के आश्रित कविता करने वालों में जैसे सूरदास प्रमुख थे, वो कृष्णाश्रयी शाखा के कवि कहे गए। तुलसीदास जैसे कवि जो राम पर आश्रित होकर रामाश्रित कविता करते थे, इसलिए रामाश्रयी शाखा। इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति काल की दो धाराएं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण में भी दो शाखाएं, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, और सगुण की भी दो शाखाएं, कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी हो गईं। तीसरा कालखंड है रीतिकाल। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी हैं, जिनको आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा होगा। इसके अलावा भूषण, मतिराम, घनानंद, देव, द्विज, बोधा, आलम, ठाकुर, रसलीन, ये तमाम कवि उसके अंतर्गत आते हैं। चौथा कालखंड है आधुनिक काल। आधुनिक काल 1850 से भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म से मान लिया गया। जो अब तक ये 2020 का समय है, ये सब आधुनिक काल के अंतर्गत 1850 के बाद का है। लेकिन जैसे जैसे सामाजिक परिवर्तन होता है, समाज का जितना ही तेज़ी से विकास होता है, तो प्रवृत्तियां बदलती हैं। अब आप ऊपर से एक बार ध्यान देंगे कि पहला जो कालखंड है वह अगर सरहपा से माना जाए, माने अपभ्रंश से माना जाए, तो वो 750 से 1350 के मध्य 600 वर्षों तक एक ही तरह की कविता, एक ही प्रवृत्ति की कविता होती रही। 600 वर्षों तक वो प्रवृत्ति बनी रही। लेकिन दूसरा कालखंड जो भक्ति काल है, वह 1350 से 1650 के ही मध्य 300 वर्षों तक ही रहा। इसका मतलब कि समाज का विकास हुआ, प्रवृत्तियां बदल गईं। 300 वर्ष में ही लोगों की प्रवृत्ति बदल गई, मन कल्पना, भाव, विचार में परिवर्तन हो गया। फिर तीसरा कालखंड 1650 से 1850 ये और कम हो गया, 200 वर्षों तक ही रहा। इसका मतलब कि समाज का विकास तेज़ी से होने लगा, लोगों की मानसिकता बदलने लगी, उस कविता में वो परिवर्तन करने लगे। लेकिन जब 1850 के बाद जो आज तक लगभग ये 150 पौने 200 वर्षों का जो समय है, इसमें बहुत तेज़ी से और बदलाव हुआ। वो पहले की तरह 600 वर्ष, 300 वर्ष और 200 वर्ष तक का समय नहीं लगने वाला था। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये लक्ष्य किया, देखा कि 1850 से 1900 के बीच में जितनी भी रचनाएं हुई वो एक तरह की थीं, लेकिन 1900 से 1920 के बीच में उनमें अंतर आ गया, प्रवृत्ति बदल गई, उसकी दिशा बदल गई। इसलिए उस कालखंड को, उपकालखंड को उन्होंने द्विवेदी युग के नाम से संबोधित किया कि ये द्विवेदी युग। इस तरह 1850 से 1900 तक भारतेंदु युग, 1900 से 1920 तक द्विवेदी युग, फिर 1920 से 1936 में और पीरियड थोड़ा कम हो गया, ये छायावादी युग माना गया, क्योंकि इसमें कविता की फिर प्रवृत्ति बदल गई, कविता दूसरे ढंग की होने लगी। 1936 के बाद और बदलाव हो गया, प्रगतिवादी प्रवृत्ति की कविता होने लगी 1936 से 1943 के बीच, लेकिन बहुत कम समय में ही इसमें परिवर्तन हो गया और प्रयोगवादी युग 1943 से 60 के मध्य मान लिया गया। इसके पुरोधा थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जिन्होंने स्वयं उसका नाम भी रखा था। इसमें इन्होंने तार सप्तक निकाला था, 1, 2, 3 तार सप्तक। हर तार सप्तक में 7-7 कवियों की रचनाएं संग्रहित की गईं और उन्होंने स्वयं नाम दिया कि ये प्रयोगवाद। उन्होंने बाद में स्पष्ट भी किया कि प्रयोग तो हमेशा होते रहते हैं, लेकिन ये एक अभिनव प्रयोग है, इसलिए इसको प्रयोगवादी युग माना गया। प्रयोगवादी युग जब समाप्त हुआ तो फिर कविता की प्रवृत्ति में बदलाव आया और उसको बाद में नई कविता, अकविता, नवलेखन, साठोत्तरी कविता के नाम से संबोधित किया गया।
सन 60 के बाद की सारी कविता को साठोत्तरी कविता के अंतर्गत माना जाता है। उसमें वो कविता, नव कविता, नई कविता, कुल तरह तरह के नाम उसमें दिए गए। तो इसको आप मोटे तौर पर जो हमने आपको एक ढांचा बना कर दिया है, इसको अगर ध्यान में रखेंगे तो आगे की पढ़ाई या आगे के अध्ययन में आपको बड़ी सुविधा मिलेगी। जैसे अब आपको कोई अगला पाठ पढ़ना हो, हाँ, ये जो विवरण है ये पद्य साहित्य को, काव्य साहित्य को ध्यान में रख कर के ये कहा गया है। जैसे आपने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का पाठ पढ़ा, अब इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कहाँ इस नक्शे में बैठते हैं, तो निश्चित रूप से आधुनिक काल से ही आपका ये काव्य पाठ्यक्रम शुरू होता है। वो द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। उसके बाद का जो पाठ पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त का, वो भी द्विवेदी युग के ही एक प्रमुख कवि हैं। फिर आप आगे देखेंगे कि 6-7 पाठ जो आपके कोर्स में रखे गए हैं, उनमें छायावादी युग के कवि मिलेंगे, प्रगतिवादी प्रयोगवादी युग के कवि मिलेंगे। इस तरह से उसी क्रम में उनको रखा गया है। फिर जैसे ही 1-2 पाठ पद्य के समाप्त होंगे, गद्य का पाठ आरंभ किया जाएगा और गद्य का इतिहास, अब ये कालखंड तो जानने जरूरी हैं, लेकिन गद्य का आरंभ आदिकाल भक्ति काल से नहीं होता है। आपको आधुनिक काल से ही उसका ज़्यादा संबंध है गद्य का, तो उसका अध्ययन आपको बाद में कराया जाएगा। तब तक इसके अनुसार आप अध्ययन करें। धन्यवाद।